हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान यूट्यूब चैनल। देखिए, हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे थे कारक, केस। ठीक, हम लोगों ने 4 पढ़ लिए थे कारक। कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। ये 4 कारक हमने पढ़े थे और इनकी 4 जो विभक्तियां थी, यानी कि कर्ता कारक की विभक्ति ने, कर्म कारक की विभक्ति को, करण कारक की विभक्ति से, द्वारा, संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, हेतु या वास्ते, हमने ये पढ़ लिया था। अब आज 5वां कारक हम लोग देखने जा रहे हैं और उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। एक एक चीज, एक एक शब्द वाक्य में जो प्रयोग किए जा रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे और एक एक बात क्लियर होगी। समझना है, याद कुछ भी नहीं करना है, एक एक चीज समझना है। चलिए शुरू करते हैं। अपादान कारक। अपादान कारक, इसकी विभक्ति होती है से, लेकिन अलग होने के लिए, अलग होने के सेंस में प्रयोग की जाती है। हम लोगों ने करण कारक भी पढ़ा, उसकी विभक्ति भी से होती है लेकिन उसके द्वारा कार्य किया जाता है। यहाँ पर से अलग होने के सेंस में प्रयोग की जा रही है। तो देखिए, परिभाषा अगर देखेंगे तो जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु के अलग होने का पता चले उसे अपादान कारक कहते हैं। उदाहरण देखते हैं और इससे एक एक चीज हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे देखिए, वृक्ष से पत्ता गिरा, वृक्ष से पत्ता गिरा। नंबर 1 तो ये चीज क्लियर हो गई कि अलग हुआ, पत्ता क्या है? अलग हुआ। किससे? वृक्ष से। और हम जानते हैं कि अपादान कारक अलग होने के लिए ही जाना जाता है। तो यहाँ वृक्ष क्या है? देखिए, संज्ञा है। वृक्ष क्या है? संज्ञा है। पत्ता क्या है? संज्ञा है। गिरा क्या है? क्रिया है। तो वृक्ष से, कहाँ से? अपादान कारक से, अलग होने के लिए। तो यहाँ पर वृक्ष जो है ये अपादान कारक है और जो से का प्रयोग किया गया है ये अपादान कारक की विभक्ति है। ठीक, दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। उसने वृक्ष से पत्ते को गिरते देखा। उसने, किसने? कर्ता ने, उसने। अब देखिए, संज्ञा सर्वनाम के विभिन्न रूप जो होते हैं वही होते हैं जिनका क्रिया से संबंध होता है। ये अभी तक हमने देखा कि संज्ञा शब्द का प्रयोग हो रहा था, इस वाक्य में हमने देखा कि सर्वनाम का भी प्रयोग हो रहा है। उसने, उसने क्या है? किसी व्यक्ति ने देखा होगा ना। राम ने देखा, राम ने वृक्ष से पत्ते को गिरते देखा। तो राम ने, राम क्या हो जाता? संज्ञा हो जाती, करता ही रहता। लेकिन यहाँ पर राम के स्थान पर उसने का प्रयोग किया। देखिए, सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर उसने, रानी, राम ने, तो यहाँ पर क्या हो गया? उसने, सर्वनाम हो गया। वृक्ष से, देखिए, अलग हुआ। कहाँ से अलग हुआ? अपादान कारक हो गया। अलग होने के सेंस में यूज किया जा रहा है, अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए ये हो गया अपादान कारक। पत्ते को, कर्म को, तो यहाँ पत्ता क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। गिरते देखा, ये क्या होगी? क्रिया हो गई। तो इस वाक्य में आप अगर एक एक चीज को अलग करना चाहें तो उसने हो गया कर्ता, ये है सर्वनाम। वृक्ष हो गया अपादान कारक, से अपादान कारक की विभक्ति, पत्ता कर्म कारक, को कर्म कारक की विभक्ति, गिरते देखा क्रिया। एक एक चीज क्लियर हो गई। अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। सवार घोड़े से गिरा। कहाँ से गिरा? घोड़े से। तो अलग होने के सेंस में। देखिए, आप ट्रिक की तरह यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं कि कहाँ, जब भी आप क्रिया के साथ कहाँ लगाएंगे तो आपका उत्तर जो मिलेगा वो होगा अपादान कारक। तो कहाँ से गिरा? घोड़े से गिरा, यानी कि अलग हुआ। यहाँ पर से द्वारा नहीं हो रहा है जिस प्रकार से हमने करण कारक में देखा। यहाँ पर अपादान अलग होने के लिए यूज किया जा रहा है। तो सवार घोड़े से गिरा। कहाँ से गिरा? घोड़े से गिरा, इसलिए ये अपादान कारक हो गया। ठीक, अगला उदाहरण देखते हैं। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी। कहाँ से जा चुकी थी? प्लेटफॉर्म से। अलग हुई, तो प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा? यहाँ पर अपादान कारक। ठीक, और से जो विभक्ति का प्रयोग किया गया है ये क्या है? ये अपादान कारक की विभक्ति है।
तो क्लियर हो गया अपादान कारक। अगला उदाहरण एक और देखते हैं। छात्र कक्षा से बाहर निकले। कहाँ से बाहर निकले? कक्षा से अलग हुए, तो ये हो गया अपादान कारक। कक्षा क्या हो गया? अपादान कारक, और विभक्ति उसकी से। तो हमने जितने भी उदाहरण देखे अपादान कारक के, उन सब में एक चीज़ देखिए बड़े गौर से, तो कॉमन है। क्या है? अलग हो रहे हैं सब। जैसे आप पहला उदाहरण देखिए, पहले उदाहरण में वृक्ष से पत्ता गिरा तो अलग हुआ, वृक्ष से पत्ता अलग हो गया। उसने वृक्ष से पत्ते को गिरता देखा, तो यहाँ भी अलग हो रहा है। सवार घोड़े से गिरा, यानी सवार घोड़े से अलग हो गया। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी, यानी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से अलग हो गई। और छात्र कक्षा से बाहर निकले, तो यहाँ क्या हुआ कि छात्र भी कक्षा से अलग हो गए। तो पांचों उदाहरण में हमने देखा कि अलग हो रही हैं चीज़ें। तो जहाँ भी अलग होने के सेंस में से का प्रयोग किया जाए उसे ही हम अपादान कारक कहते हैं। अगला देते हैं संबंध कारक। संबंध कारक की विभक्ति का, की, के, रारी, रे। का, की, के, रारी, रे। अब देखिए परिभाषा अगर देखा जाए तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे का उसका, की उसकी, के उसके, रा मेरा, री मेरी, रे मेरे। देखिए ये प्रयोग हैं कि हम का, की, के, रा, री, रे का प्रयोग किस प्रकार कर रहे हैं, और ये संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक। अब देखिए एक पॉइंट इसमें और है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध ना होकर दूसरे संज्ञा अथवा सर्वनाम से होता है। ठीक, संबंध बताया जाता है। अब उदाहरण से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि मेरी घड़ी खो गई। मेरी घड़ी, तो यहाँ पर देखिए री लग गया, रा री रे। ठीक, रा री रे, तो यहाँ पर क्या हो गया? मेरी, तो ये हो गया संबंध कारक। संबंध बता रहा है किससे? घड़ी से। मदन की बहन पढ़ने में होशियार है। मदन क्या हो गया? मदन संज्ञा है, नाम है। ये कैसा हो गया? संबंध कारक। क्यों हो गया? रा री रे का, की, के, तो की क्या हो गया? संबंध कारक की विभक्ति है, और संबंध कारक की विभक्ति कब आती है? संबंध कारक के साथ में आती है। तो जहां भी आप की देखेंगे संबंध बता रही कि मदन की बहन पढ़ने में कौन है होशियार? मदन की बहन। ठीक। अगला उदाहरण देखते हैं। आशीष के पिता आज दिल्ली जाएंगे, तो यहाँ किसके पिता? संबंध बताया जा रहा है ना, आशीष के पिता। किसकी बहन? किसी दीपक की बहन, तो क्या हो गया? आशीष के पिता। ठीक, तो के क्या हो गया? संबंध कारक की विभक्ति हो गई, और आशीष क्या हो गया? संबंध कारक हो गया। अब इसमें एक चीज आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि का विभक्ति, जैसे का, ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, की स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, के आदर सम्मान या बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। का जो होता है पुल्लिंग के लिए, की जो होता है स्त्रीलिंग के लिए, और के आदर सम्मान के लिए। जैसे उसका, तो पुल्लिंग हो गया, उसकी स्त्रीलिंग हो गया, उसके, तो ये उसके बहुवचन भी हो गया और आदर सम्मान में भी होता है। देखिए अगला है जो हम लोगों का कारक, वो है अधिकरण कारक। कौन सा है? अधिकरण कारक। इसकी विभक्ति जो होती है में, पय, पर। में, पय, पर। तो परिभाषा देखा जाए तो संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। देखिए मेन पॉइंट है आधार का बोध। ये याद रखना है कि अधिकरण में आधार, और कौन से? में, पय, पर, ये विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कई बार कि आधार जैसे है किस कारक में आता है, तो वो अधिकरण कारक हो गया। और एग्जाम में देखेंगे क्वेश्चन ज़्यादातर इसी पर बनते हैं क्योंकि इसमें बच्चे फंस जाते हैं। अब कैसे एग्जाम्पल हैं देखते हैं हम उदाहरण से इसको। क्या? मेज पर पुस्तक रखी हुई है। मेज पर पुस्तक रखी हुई, पुस्तक कहाँ पर रखी हुई है? मेज पर। आधार दिया गया है ना किसी चीज़ का, मेज का दिया गया, मेज पर रखी हुई है, तो इसीलिए मेज क्या हो जाएगा आपका? अधिकरण कारक। ठीक। और पर जो है में, पय, पर में, पर अधिकरण कारक की विभक्ति इस वाक्य में प्रयोग की गई है। अगला उदाहरण देखते हैं। पिताजी घर में आराम कर रहे हैं। कहाँ आराम कर रहे हैं? घर में। आधार
आधार क्या है, घर ही में तो कर रहे हैं, तो आधार हो गया इसीलिए। और देखिए घर क्या है, नाम है, तो ये संज्ञा भी है और आधार है, इस वजह से अधिकरण कारक भी है। और में जो है ये विभक्ति है किसकी, अधिकरण कारक की। ठीक, तो पिताजी घर में आराम कर रहे हैं, इसमें घर जो है अधिकरण कारक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। फिर अगला देखते हैं, संबोधन कारक। देखिए संबोधन कारक की विभक्ति क्या होती है, हे, हो, अरे। हे, हो, अरे। परिभाषा अगर देखी जाए तो जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से किसी को पुकारने का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे हे प्रभु, उसके ऊपर कृपा करना। अरे बच्चों, अभी तक घर नहीं गए, तो यहाँ पुकारने की बात की जा रही, संबोधन की बात की जा रही, तो इस वजह से ये संबोधन कारक है। और विभक्तियों का प्रयोग आप देखिए कि हे, हो, अरे का प्रयोग जहां पर होगा वहां पर होगी, क्या होगा, संबोधन कारक। तो देखिए एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं विभक्तियां और कारक। कर्ता कारक की विभक्ति ने, कर्म कारक की विभक्ति को, करण कारक की विभक्ति से, द्वारा यानी कि कार्य जिसके द्वारा किया जा रहा है, संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, हेतु, वास्ते, अपादान कारक से अलग होने के सेंस में यूज किया जाता है, संबंध कारक का, की, के, रारी, रे संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, अधिकरण कारक में, पे, पर आधार देने के लिए प्रयोग किया जाता है, संबोधन कारक हे, हो, अरे, अजी ये संबोधित करने के लिए, पुकारने के लिए किया जाता है। ठीक, तो हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से कारक होते हैं, उनकी विभक्तियों को देखा और एक एक कारक को बहुत अच्छे तरीके से उदाहरण के माध्यम से हमने समझा, यानी कि एक एक वाक्य का पूरा पोस्टमार्टम किया कि उसमें प्रयुक्त शब्द क्या क्या हैं। देखिए कुछ स्पेशल पॉइंट हैं, इनको आपको याद करना है और ये परीक्षाओं में आएंगे तो आप मुश्किल है कि इसको कर पाएं अगर पढ़े नहीं रहेंगे तो। ठीक, यहाँ पर देखिए जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना की जाए तो वहाँ पंचमी विभक्ति का कारक यानी कि अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। दो व्यक्तियों की तुलना की जा रही है, दो व्यक्तियों में जहां भी तुलना होती है पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति कौन सी है आपकी, अपादान कारक की विभक्ति से। ठीक, अब इसमें आप देखिए कहीं भी आपको मिलेगा नहीं कि से है प्रयोग, लेकिन यह है पंचमी विभक्ति। जैसे उदाहरण देखिए, उससे अच्छे तो आप हैं, दो लोग की बात की जा रही है, दो लोगों में अच्छे आप हैं, उससे अच्छे तो आप हैं, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जब भी दो लोग की तुलना की जाएगी तो पंचमी विभक्ति, और जहां भी पंचमी विभक्ति आएगा वहां अपादान कारक होता है, क्योंकि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अपादान पांचवे। ठीक, दूसरा देखिए धन से विद्या महान है, दो चीजें हैं आपकी, धन है और विद्या है। ठीक, धन और विद्या में महान क्या है, विद्या। दो चीजों की देखिए तुलना की जा रही है, और जब भी दो की तुलना की जाए वहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, और पंचमी विभक्ति का प्रयोग जहां भी होगा वहां पर होगा अपादान कारक। ठीक, इसी प्रकार अगला हम देखते हैं, जहां अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाए वहां सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, अर्थात अधिकरण कारक। देखिए दो से ज्यादा व्यक्ति यानी कि कई व्यक्तियों की बात की जाती, दो व्यक्तियों की बात की गई तो अपादान कारक पंचमी विभक्ति। ठीक, जहां दो से ज्यादा का प्रयोग किया जाए यानी अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाए वहां पर होता है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति कौन सी होती है, अधिकरण कारक। और हम लोगों ने देखा कि अधिकरण कारक किसका बोध कराता है, आधार का बोध कराता है। पिताजी उसके कहाँ थे, घर में। ठीक है, पुस्तक कहाँ रखी थी, मेज पर, तो यह आधार का बोध करा रहे थे। तो उदाहरण से हम देखें, समझने का प्रयास करते हैं। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं किसमें, कवियों में। किसी एक कवि, दो कवि की तुलना नहीं की गई, संपूर्ण कवियों में ये श्रेष्ठ हैं, कौन, कालिदास जी। तो इसलिए अनेक कवियों की तुलना की गई तो वहां पर हो गया आप क्या, सप्तमी विभक्ति। और आप जानते हैं कि सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक होती है। ठीक, अगला देखिए, विश्व में अमेरिका सर्वशक्तिमान है। अमेरिका के किसी देश से तुलना नहीं की जा रही है, बल्कि विश्व में जितने भी 198 कंट्री हैं उन सभी से इनकी तुलना की जा रही है, इसकी तुलना की जा रही। तो अमेरिका क्या है, सर्वशक्तिमान, सभी में शक्तिमान है। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। ठीक,
तो इस प्रकार से हम लोगों ने कारक को देखा, कारक के प्रकार को देखा, कारक की विभक्ति को देखा, उन पर उदाहरण देखे और एक एक चीज समझा। लास्ट के जो आप स्पेशल पॉइंट देखे हैं, दो व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना की जाए तो वहाँ पंचमी विभक्ति अपादान कारक यानी कि से अलग होने के लिए, और अनेक व्यक्तियों की तुलना की जाए या वस्तुओं की तुलना की जाए तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक यानी आधार के लिए में पर का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके थे और इन पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से करना, और एग्ज़ाम में साथ में जितने भी आप मॉक टेस्ट पेपर देखेंगे, प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, उनमें ऐसे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको करना है। तो फिर आप करते रहिए, उदाहरण के साथ अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।